क्रूड ऑयल की जो प्राइस गिर रहे हैं वो भी ग्लोबल मार्केट में, तो इसको बताएं कि किस सेक्टर को फायदा होगा और किस सेक्टर में थम्स डाउन है। आपने काफ़ी शानदार सवाल पूछा। देखिए, सबसे बड़ी बात जो लगातार मैं कह रहा हूँ कि चेरी ऑन द केक कह लीजिए, कह दिए सिल्वर लाइन जो है वो क्रूड ऑयल का जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है ना, वो भारतीय बाजारों के लिए और इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी खबर है। हम अपने जितनी ज़रूरत है ना क्रूड, उसका 85% तक जो है ना इम्पोर्ट करते हैं, और इन्फ्लेशन जो बढ़ता है, महंगाई जो बढ़ती है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है ना क्रूड ऑयल की कीमतें होती हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से आरबीआई गवर्नर ने इस बार अभी हमने देखा क्रेडिट पॉलिसी के समय उन्होंने जिस तरीके से बयान दिए कि हमें महंगाई को लेकर चिंता नहीं है, 4% का उन्होंने रखा है अपना टारगेट, तो इससे साफ उनको लगता है कि क्रूड यहाँ से ज़्यादा गिरेगा नहीं। अब क्रूड अगर यहाँ से ज़्यादा और कमज़ोर होता है तो किन कंपनियों को फायदा होता हुआ दिखेगा? पहले वो कंपनियां जो क्रूड का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, खासतौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, जो एमसीज कंपनियां हैं जो क्रूड को बेचती हैं, उनको फायदा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि उनकी मार्जिन कम, खरीदारी का कॉस्ट उनका कम हो जाएगा और उनको फायदा होता है। दूसरा, वो कंपनियां जो बतौर रॉ मटेरियल क्रूड का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे आपको पता है मेडिसिन में भी क्रूड ऑयल का इस्तेमाल होता है, पेंट जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है उसमें भी क्रूड ऑयल का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कम से कम 50 से 60 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में जिसमें बतौर रॉ मटेरियल जो है क्रूड का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्रूड जितना सस्ता होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकिन बहुत ज्यादा इससे फायदा नहीं होगा मुझे लगता है। कुछ सेक्टर्स को फायदा होगा, जैसे वो जो स्पेयर पार्ट्स, हाँ, जो कंपनियां लुब्रिकेंट बनाती है उनको बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा। क्योंकि आपने बिल्कुल सही बात कहा कि जैसे कुछ कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल में, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा स्टॉक्स के, लेकिन उन कंपनियों की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है, वो यूरोपियन कंट्री से आता है, अब चीन से आता है। अब अगर इन देशों में टैरिफ बढ़ते हैं, टैरिफ वॉर शुरू होता है, तो निश्चित रूप से वो अपना एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, वहाँ कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी तो उनकी कमाई कम होगी, तो उसका सीधे तौर पर असर तो होगा ही कुछ ऑटो कंपनियों पर। कमाई की बात आपने की, अब बात बचत की भी कर लेते हैं, खर्चे की कर लेते हैं, ईएमआई की बात कर लेते हैं। ब्याज दर जो घटाई गई है तो उससे ईएमआई पर क्या असर होने वाला है? जिन लोगों ने घर लिया हुआ है, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, किसी का अगर मान लीजिए 20 लाख रुपए का लोन चल रहा है, 30 लाख रुपए का लोन चल रहा है, 20 साल के लिए चल रहा है, तो एवरेज कितना फर्क आ जाएगा और ईएमआई फिर वो लोग जाके अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, बैंक में जाके डिटेल बाकी ले लेंगे। मुझे ये पता था कि आप सवाल पूछेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पिछली बार जब हम शो कर रहे थे तो बार-बार आप ईएमआई को लेकर ही सवाल पूछ रहे थे। देखिए, जिस तरीके से 2 बार ब्याज दरें घटाई गई हैं आरबीआई की तरफ से, और जो पहली बार घटाई गई थी वो तो कोरोना के बाद घटाई गई थी, तो 0.5% के आसपास जो है ना ब्याज दरें घट गई हैं, 50 बेसिस पॉइंट अब तक घट चुकी हैं, आधा % सस्ता हो चुका है ब्याज दरें। तो इसका अगर लोन के हिसाब से कैलकुलेशन करें, अगर किसी के पास जो है 20 साल का लोन है और वो लोन के अमाउंट अगर उनके पास 30,000 रुपये है, तो उनको समझिए कि महीने साल का जो है 11,484 रुपये के आसपास बचेगा। यानी कि उनकी जो कुल रकम है, जितना लोन है, उसमें करीब करीब अब तक जो है 2,30,000 के आसपास का फायदा होता हुआ दिखेगा। अगर किसी के लोन का अमाउंट जो है 50 लाख से ज़्यादा है तो उनको 20,000 होगा, किसी के लोन अमाउंट जो है उससे ज़्यादा है तो उस आप सापेक्ष में आप देखते जाएं तो कमोबेश कह सकते हैं कि 12,000 से लेके जो है ना 60-70,000 के आसपास के रेंज तक का लोगों का जो है सालाना जो है अब ईएमआई कम होते हुए दिख सकती है, अगर उन्होंने फ्लोटिंग पे लिया, जनरली सामान्य तौर पर फ्लोटिंग पे ही लिए थे। बिल्कुल। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग सवाल मेरा और है, मान लीजिए किसी के ईएमआई में ये चेंजेस आ गए, बचत हो रही है, अब उनके पास 2 ऑप्शन होती हैं, या तो वो टेन्योर को कम कर लें, बिल्कुल, या वो ईएमआई के अमाउंट को कम कर लें, बिल्कुल। तो समझदारी वाली सलाह क्या रहेगी? देखिए, इसमें दोनों चीज़ें कह सकते हैं। कुछ लोगों का तो इसमें अलग अलग नजरिया है। कुछ लोगों का कहना होता है कि टेन्योर को कम कर ले, और कुछ लोगों का कहना होता है कि आप अपनी ईएमआई को कम कर लें। ठीक है, वो आपको ये देखना हो कि आपकी क्षमता कितनी है और आपकी ज़रूरतें कम है। उसमें मैं एक ये सलाह दे सकता हूँ कि अगर आपकी ईएमआई कुछ बचती है तो आप एक काम कर सकते हैं कि उस रकम का पूरा हिस्सा या आधा हिस्सा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में। और कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, निफ्टी के इंडेक्स कई सारे फंड्स हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट ये पिछले आप देखेंगे ना गौरव कि पिछले 5 सालों का अगर आप नजरिया लेते हैं तो सामान्य तौर पे 4 से लेकर 6 के बीच में इन्फ्लेशन रेट रहता है। ठीक है, अब अगर आप किसी फंड्स में, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं या कुछ ऐसे स्टॉक्स में जो सालाना 12% का रिटर्न दे रहे हैं, तो इन्फ्लेशन को वो बीट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को बीट कर दिया, और इनफैक्ट आप जो ईएमआई दे रहे हैं परसेंटेज भाई उसको भी बीट कर रहे हैं, उसका आपने ब्याज वहां से निकाल लिया। हाँ, तो एक बड़ा हिस्सा जो है आप वहां से निकाल सकते हैं, तो उस पैसे को और उसमें थोड़ा और पैसा आप जोड़ के जो है आप एसआईपी कर सकते हैं, और अच्छी कंपनियों में आप चाहें तो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं अपने वित्तीय सलाहकार के वजह से। तो इस पैसे का इस्तेमाल आप इस तरीके से कर सकते हैं। जी न्यूज़।